So, hey guys, welcome back to the channel. And today we are here with a new topic, that is the respiratory system of class 6 ICSE, and hope you will like it. So, don't forget to like, share, and subscribe the channel. Without wasting the time, let's get started. So, our first topic is respiration. तो अपन लोग ने पढ़ा है कि कार को चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, हम लोग पेट्रोल डालते हैं कार में उसको चलने के लिए, पेट्रोल बर्न होता है जिससे कार को एनर्जी मिलती है और वो रन करता है। तो सिमिलरली फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अब ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन आया एयर से। तो एयर से ऑक्सीजन आता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। किस प्रोसेस से? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसको कैसे याद करेंगे? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीजन किसको मिल रहा है? फूड को, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा क्या हम लोग को नज़र आ रहा है? ऑक्सीडेशन। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन सेल तक ले जाने का और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होने का, किससे? ऑक्सीजन से, और रिलीज़ ऑफ एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो पहले तो ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, इसमें एंजाइम्स भी लग रहे हैं, तो एक केमिकली प्रोसेस है। बायोकेमिकल कैसे है? बायोलॉजी, हमारी बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग बींग का प्रोसेस है, इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस। इसमें क्या क्या होता है चलो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है? पहले इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ से? एनवायरनमेंट से। ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड में क्या प्रेजेंट होता है? हम लोग अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह वगैरह सब पढ़े हैं हम लोग। तो क्या होता है? मेनली ग्लूकोज। देखो ये सब जो प्रोसेस है इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, हम लोग रिलेट करके। ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखना है कि क्या रिलीज़ होगा? एनर्जी। फूड से एनर्जी रिलीज़ होगा ही। और वेस्ट प्रोडक्ट क्या रिलीज़ होगा? हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो वेस्ट होगा ही। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, गैस है, तो उससे हम लोग रिलेट कर लेंगे कि वेस्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर क्या होगा? हम लोग एलिमिनेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, बाहर हम लोग वो भी अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम आगे पढ़ेंगे कैसे एलिमिनेशन होगा। ठीक है, देयरफॉर वी रिस्पायर टू गेट एनर्जी। ठीक है, हम लोग को रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है? एनर्जी के लिए। एनर्जी नहीं होगी तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग जो है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, सब कोई लंग्स तो सब कोई जानता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, कैसे वर्क करता है अभी हम लोग देखेंगे। कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल एयर थ्रू, अब एक्सटर्नल एयर कहाँ से आएगी? लंग्स में डायरेक्ट तो नहीं जाएगी। नोज़, फेरेंस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग नोज़ देख लेते हैं। ठीक है, नोस्ट्रिल्स देखा है हमारे पास है, उसमें से एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं। नेसल पैसेज, ये जो एक लंबी सी नोस्ट्रिल्स होती है उसमें एक नेसल पैसेज होता है, वो नेसल पैसेज में ओपन होता है। ठीक है, नेसल पैसेज में क्या होता है कि एयर जो होती है फिल्टर होती है, वार्म करते हैं एयर को और मॉइस्चर भी उसमें प्रोवाइड करते हैं लंग से पहुंचाने से पहले, क्योंकि ये सब चीज़ सूटेबल टेम्परेचर होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, इसलिए उसको मॉइस्चर करते हैं, गर्म करते हैं और फिल्टर करते हैं ताकि लंग्स में जाके प्रॉब्लम्स ना हो। फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स। ठीक है, इसका भी हम लोग आगे डायग्राम भी दिया है, वो भी देख लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ओपन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया को क्या कहते हैं हम लोग? और ग्लॉटिस। देखो इसको याद करना, आप घबराना मत, इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो तुम लोग। ठीक है, ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि जो ऑक्सीजन, यानी जहाँ से जो क्या बोल सकते हो उसको हम लोग की विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप को क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया को और क्या कह सकती हो? ग्लॉटिस। उसको फेरिंग्स में जहाँ ओपन होता है वहाँ पे एक मस्कुलर फ्लैप होता है, यानी मसल से हुआ एक मसल होता है, मान लो तुम लोग कह सकते हो, जो कि उसको गार्ड करता है, और उस मसल को क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ठीक है, और उसको और भी क्या कह सकते हैं? यूलिवा। ठीक है, यूविला। अब देखो एपिग्लॉटिस है तो इसका कुछ काम तो होता ही होगा ऑब्वियसली। तो देखो ग्लॉटिस यानी कि हमारे विंड पाइप को ये क्लोज करता है, यानी कि बंद कर देता है
जब हम लोग खाना लेते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, हमारे फेरिंक्स से जब खाना गुजरता है तो ऑइसोफेगस हमने पढ़ा है, वो ऑइसोफेगस में ही जाए, ट्रैकिया में ना जाए, ताकि खाना ट्रैकिया में ना फंसे और लंग्स में ना जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे खाना चला जाएगा तो हमारे लंग्स को हार्म हो सकता है। ठीक है, इसीलिए देखते होगे जब हम लोग खाते टाइम बोलते हैं ना बात मत करो, इसीलिए, क्योंकि बात करोगे तो एक होता है कि हम लोग अपना दोनों ये जो एपिग्लॉटिस होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ हम लोग को बंद करना है कि नहीं करना है, इसलिए खाना जो है ऑइसोफेगस की जगह ग्लॉटिस में चला जाएगा। ठीक है, अब इधर एक येलो बॉक्स है, उसको पढ़ लेते हैं। चलो, बोलेगा मुझे नहीं पढ़ रहे हो। हम लोग को अपने नोज़ से ही ब्रीथ करना चाहिए, मुंह से नहीं। क्यों? क्योंकि नोज़ में नेसल पैसेज होता है। ठीक है, वहाँ पे एयर को मॉइस्ट करता है, बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से वार्म अप करता है, और जो डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, पॉलन, माइक्रोब्स, ये सब वगैरह वगैरह को जो हेयर होते हैं ना हमारे नेसल पैसेज में, उसमें ट्रैप करता है, तो फिल्टर्ड एयर ही हमारे लंग्स तक पहुँचेगी। बट अगर हम लोग मुँह से सांस लेंगे तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा। स्नीजिंग, अब स्नीजिंग क्यों होता है? जब अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे जो नेसल पैसेज के हेयर में जब ट्रैप हो जाते हैं तो वहाँ लाइनिंग पे थोड़ा इरिटेशन होता है। ठीक है, नेसल कैविटी में, तो उस अनवांटेड पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए हम स्नीज करते हैं। अब हमने पढ़ लिया फेरिंग्स क्या होता है, ऑइसोफेगस क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है। अब मेन आती है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स जो है ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया हम लोग जानते हैं विंड पाइप है, उसके अपर पार्ट को हम लोग लैरिंग्स कहते हैं, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स या फिर एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ये फेरिंग्स को ट्रैकिया से कनेक्ट करता है, क्योंकि ये ट्रैकिया का अपर पार्ट में होता है, तो इट मीन्स कि वो फेरिंग्स को ट्रैकिया से कनेक्ट करेगा। यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होता है। वोकल कॉर्ड्स में जब वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। इतना क्लियर है? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रेकिया या फिर विंड पाइप। तो एयर जो होता है नेसल पैसेज से बेसिकली जाता है लंग्स में, किसके थ्रू? ट्रेकिया के थ्रू। ट्रेकिया हमने पढ़ा है कि उसे विंड पाइप भी कहते हैं। ये फर्दर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, ब्रोंकी, ठीक है, और सिंगुलर इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकस, जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ब्रोंकी। अब दोनों ब्रोंकी एक एक लंग्स में जाएगा। ठीक है, ये ब्रोंकी फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, और एंड में ये ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होकर बनता है एयर सैक्स या फिर एल्वियोली। तो देखो, लंग्स में दोनों गया ब्रोंकी के और पार्ट्स हुए ब्रोंक्यूल्स। अब यहाँ पे एक डायग्राम है 5.2, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स दिख रहा है। ब्रोंक्यूल्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? एक पार्ट में होता है जिसमें पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी होता है। दूसरे पार्ट में जो जिसको हम लोग एल्वियोलर डक्ट कहते हैं, ये जो पाइप जा रही है ना, इसे हम लोग एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। डक्ट वही चीज़ होती है जिसमें से कुछ ना कुछ पास करता है। ऐसे तुम लोग सिंपल वर्ड में समझ लो, क्योंकि डक्ट अब एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। फिर एक होता है एल्वियोलर कैविटी, ठीक है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन है, यहाँ से एयर एक्सचेंज होता है। रेड जो हम लोग पढ़े हैं, रेड वाली जो होती हैं, उन्हें हम लोग पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये एक ऐसी वेन होती है, इकलौती वेन, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये लंग्स में प्रेजेंट होती है। अभी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना तो सब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, तो सब्र रखो, अभी सब पढ़ना है। तो फाइनली अब हम लोग मेन पार्ट्स पे आते हैं, वो की है लंग्स। लंग्स जो होता है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। पेयर ऑफ स्पॉन्जी, 2 पेयर होते हैं, इसमें मतलब पेयर होते हैं, ठीक है, 2 लंग्स होते हैं, जो कि स्पॉन्जी होता है, इलास्टिक होता है, बैग लाइक होता है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये एयर टाइट थोरेटिक कैविटी में होता है, ठीक है। थोरेटिक कैविटी क्या होता है? अब हम लोग पढ़े हुए हैं। एब्डोमेन कैविटी क्या होता था? डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ स्टमक वगैरह होते हैं, लिवर वगैरह। थोरेटिक जहाँ लंग्स वगैरह होते हैं। डायफ्राम दोनों को सेपरेट करता है, इतना पता है। और भी हम लोग और भी कैविटी पढ़ेंगे। पेल्विक कैविटी होता है जहाँ यूट्रस वगैरह होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो जो देखो थोरेटिक कैविटी अब किसका किसका होता है? बोन, रिब्स, स्टर्नम। स्टर्नम जानते ही हो, पढ़े ही हैं हम लोग स्केलेटन सिस्टम में, पुरानी वीडियो जाके देख लेना, तुम लोग स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा है ये। एक लार्ज मस्कुलर डायफ्राम होता है थोरेटिक कैविटी के नीचे। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में डायफ्राम के बारे में भी डिस्कस किए हैं।
उसका लिंक अपन दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर लेना। मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि थॉरैसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से सेपरेट करता है, पहले ही बता दिया मैंने। अब आते हैं लंग्स पे। लंग्स में बहुत सारे एल्वियोली होते हैं, ठीक है, और सिंगुलर क्या बोलते हैं इसको, एल्वियोलस। एल्वियोली होते हैं, एल्वियोलस, ठीक है। और जिसमें एयर फिल्ड सैक्स होते हैं। सैक्स मतलब कि काइंड ऑफ समझ लो छोटा छोटा रूम टाइप से, जैसे होते हैं ना एक एक ब्लॉक। सैक्स मतलब ब्लॉक समझ लो तुम लोग। मतलब देखो, अब हम लोग इसको गिन तो नहीं सकते, बट अबाउट अप्रॉक्स 750 मिलियन एल्वियोली होता है लंग्स में। और ये क्योंकि एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, इसलिए वहाँ पे होता है। एल्वियोली जो होता है कवर्ड होता है ब्लड कैपिलरीज से। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो एल्वियोली में फ्रेश एयर आता है, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज से अंदर एंटर कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसी कैपिलरीज के थ्रू बाहर आ जाता है। अब हम लोग ये किस में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। सब्र रखो, सब पढ़ेंगे। अब आती है मेन बात, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें देखो क्या क्या है, ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर या फिर सेल रेस्पिरेशन। पहले हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, इस कंफ्यूज़न को हमें दूर करना है। ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं है, बस सांस अंदर लो सांस बाहर लो बस। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल है, हमने पढ़ लिया कैसे। ब्रीथिंग में एयर इन होता है, इन आउट होता है किसके थ्रू, लंग्स पंप करता है, ठीक है। इन और रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड, लंग्स, ब्लड और सेल, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है सेल के अंदर एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। ब्रीथिंग में क्या होता है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी सेल फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन टू बॉडी सेल। ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बॉडी सेल को रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी सेल को एक्टिविटीज़ के लिए। ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग कहाँ होता है, लंग्स में और आउटसाइड द सेल। रेस्पिरेशन लंग्स में होता है, आउटसाइड द सेल भी होता है और विद इन द सेल भी होता है, ठीक है। अब ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग होता है फ्रेश एयर अंदर लो, ऑक्सीजन के लिए, किस लिए लो, ऑक्सीजन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर छोड़ो। इसी प्रोसेस को बस ब्रीथिंग कहते हैं। इसको अपने वर्ड्स में बना के तुम लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ये कौन सी प्रोसेस है, फिजिकल, मैकेनिकल। ये सब पढ़ लोगे ना तुम लोग तो तुम लोग को डिफरेंस याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, रिलेट करके पढ़ो। बायो को हमेशा रिलेट करके पढ़ो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पंपिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग। वही अंदर लो लंग्स में, लंग्स के थ्रू बाहर छोड़ो, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के दो प्रोसेस हैं। अब हाइप अप मत हो जाना कि इतने सारे प्रोसेस, तुम लोग ये अपने आप से खुद से रिलेट करोगे ना, खुद को जब याद करोगे तब हाँ समझ में आएगा, अच्छा हाँ हम अंदर भी सांस लेते हैं तो ये ब्रीथिंग का पहला वाला हो गया इनहेलेशन, हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लो लंग्स में दो, एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एयर बाहर निकालो। रिब्स और डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं ये ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इनहेलेशन में क्या होता है, रिब्स के जो मसल्स हैं वो अपवर्ड की तरफ भी होंगे और आउटवर्ड, मतलब कि देखो बलून समझो लंग्स को, हवा जाएगा बाहर की तरफ यानी वो फूलेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा रिब मसल में तो डायफ्राम जो हो जाएगा वो अपनी जगह पे आ जाएगा, यानी फ्लैटन हो जाएगा सीधा एकदम अपनी जगह पे। तो इससे क्या पता चल रहा है, थॉरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि लंग का जो एरिया है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब ज़्यादा स्पेस होगा तो ज़्यादा एरिया हो गया तो प्रेशर कम लगेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे हम लोग एक नेल लेते हैं, जैसे कील होता है, तो अगर हम लोग उसको उसके जो पॉइंटेड वाला एरिया होता है उसको छुएंगे तो वहाँ हम लोग को ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ एरिया कम है। तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और फ्लैटन साइड हम लोग जब उसके वो करेंगे, प्रेशर अपने हाथ पे लगाएंगे तो वहाँ हम लोग को नहीं कुछ होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एरिया ज़्यादा है, उस शार्प एरिया से ज़्यादा वहाँ पे एरिया है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे लंग का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, एरिया इंक्रीज़ होगा, तो प्रेशर जो होगा लंग में वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जब वहाँ पे प्रेशर कम है और बाहर एनवायरनमेंट में प्रेशर ज़्यादा है
तो हम लोग ने क्या पढ़ा है कि ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर में आता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से जो होगा एयर वो अंदर आएगा, किसके थ्रू, नोस्ट्रिल्स के थ्रू, और फ्रेश एयर लंग्स में आ जाएगा। तो हम लोग इसे फिज़िक्स और बायो से रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, रिब्स जो होते हैं अंदर की तरफ आ जाते हैं, हवा बाहर निकल गई तो अंदर की तरफ, और डायफ्राम जो होता है वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ चला जाता है, अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। और वॉल्यूम जो होता है थॉरैसिक कैविटी का वो डिक्रीज़ हो जाता है और एयर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब एयर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा लंग्स के अंदर, तो लंग्स से जो प्रेशर है वो बाहर एनवायरनमेंट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू, नोस्ट्रिल्स के थ्रू। जब लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं तब हम लोग क्या इनहेल करते हैं और क्या एक्सहेल करते हैं। तो कंपोजिशन क्या होता है एयर का, पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा। तो इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन कम कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्सहेल करने के टाइम पे लेस ऑक्सीजन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे टेबल दिया है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.1%। अब हम लोग कैसे शो करेंगे कि एक्सहेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके लिए हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्लास चाहिए, मार्कर, लाइम वाटर, कार्डबोर्ड, सेलो टेप और स्ट्रॉ। प्रोसीजर क्या है इसका, ग्लास लो, ए और बी मार्क करो, इसमें दोनों में लाइम वाटर लो। लाइम वाटर ले लिए दोनों में, लाइम वाटर मतलब कि चूने का पानी, ठीक है। चूना हम लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर ले लिया। अब उन दोनों को कवर कर दो, किससे, कार्डबोर्ड कवर से, और सेलो टेप से दोनों को सील कर दो। दोनों में छोटा छोटा 2 होल बना लो, दोनों ग्लास में, दोनों में स्ट्रॉ डाल दो। और फिर एक स्ट्रॉ जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में, और हर एक स्ट्रॉ को पहले लाइम वाटर में डिप करो और एक स्ट्रॉ को लाइम वाटर के ऊपर रखो। तो ग्लास ए में जब हम लोग एयर सक करते हैं, यानी कि एयर मुंह में लेते हैं अपने, और ग्लास बी में हम लोग एयर को ब्लो करते हैं, ठीक है। ऐसे 2-3 बार करते हैं तो हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो कलर होता है लाइम वाटर का दोनों ग्लासेस में, उसको ऑब्ज़र्व जब करेंगे तो ऑब्जर्वेशन में क्या मिलता है कि जिसमें हम लोग ब्लो आउट करते हैं वो वाटर जो होता है मिल्की है, लेकिन ग्लास ए में नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब एयर इनहेल करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ब्लो आउट किए तो लाइम वाटर के साथ, यानी कि वो उसके साथ रिएक्ट करके मिल्की हो गया। दूसरा एक्टिविटी है कि डेमोन्स्ट्रेट करता है हम लोग की ब्रीथिंग प्रोसेस को। तो इसमें बेसिकली क्या करना है कि एक बॉटल लेना है, उसमें वाई शेप का ट्यूब लेना है, प्लास्टिक बॉटल को कॉर्क से बंद कर देना है और उन दोनों वाई ट्यूब के दोनों एंड्स पे एक बलून लगानी है, और नीचे से हम लोग को बॉटल को कट करके उसमें एक और रबर शीट लगानी है। रबर शीट को जब हम लोग बाहर की तरफ लेंगे तो वॉल्यूम अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी लंग्स में एयर आएगा, ठीक है। लंग्स में एयर आएगा, इसका मतलब जो बलून्स है वो उसमें एयर भर जाएगा, फिल हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब रबर शीट को हम लोग अंदर की तरफ करेंगे तो अंदर जो होता है वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, एयर बाहर निकल जाएगा, तो हमारे जो लंग्स का शेप है वो भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से बलून्स की भी साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट है कि चेंज इन साइज़ ऑफ चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग ब्रीथिंग। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, मेजरिंग टेप, पेन और पीस ऑफ पेपर। इसमें हम लोग किसी भी पर्सन को लेना है और उसको हम लोग जब बोलेंगे कि डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करेंगे तो उसका जो जितना भी चेस्ट एक्सपेंड होगा उसको हम लोग मेजरिंग टेप से मेज़र करेंगे। और अदर फ्रेंड्स के मतलब बहुत सारे और भी ऐसे स्पेसिमेन के साथ हम लोग ट्राई करेंगे, और जो ऑब्जर्वेशन आता है उसको हम लोग एक टेबल बना के उसमें नोट कर देंगे। अब इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज फिज़िकल एक्टिविटी ऑन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग रेट क्या होता है, जब हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं एयर को कंटिन्यूसली और अल्टरनेटली मतलब एक के बाद दूसरा प्रोसेस, दूसरे के बाद पहला वाला प्रोसेस, ठीक है। तो एक ब्रीथ मतलब 1 इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, मतलब एक बार हम लोग एयर लेंगे और छोड़ेंगे, उन दोनों को मिला के एक ब्रीथ होता है, ठीक है।
तो नंबर ऑफ़ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज़ नोन एज ब्रीथिंग रेट। 1 मिनट में एक पर्सन कितना नंबर ऑफ़ टाइम ब्रीथ किया उसे हम लोग ब्रीथिंग रेट कहते हैं। नॉर्मली हम लोग का ब्रीथिंग रेट होता है 16 से 18 टाइम पर मिनट, लेकिन वो इंक्रीज़ हो जाता है 25 टाइम पर मिनट जब हम लोग कोई हैवी एक्सरसाइज या फिर रनिंग करते हैं। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? एक्टिविटी के थ्रू। तो हम लोग को इसके लिए क्या चाहिए? पेन और पेपर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपनी ब्रीथ को काउंट करेंगे 1 मिनट में जब हम लोग कोई भी नॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं। अब हम लोग हल्का सा चलेंगे, चल के 200 या फिर 250 मीटर चलेंगे और उसके बाद हम लोग 1 मिनट में कितना ब्रीथ रेट है उसको काउंट करेंगे। फिर हम लोग फास्ट रनिंग के बाद फिर जैसे हम मोर देन 100 मीटर या फिर फास्ट रनिंग करेंगे 100 मीटर या फिर मोर देन 100 मीटर। उसके बाद जो काउंट होगा उसको लिखेंगे और फिर कंप्लीट रेस्ट, जब हम लोग एकदम रेस्ट पे हैं तब हम लोग 1 मिनट में कितना ब्रीथिंग रेट है उसको देखेंगे। ठीक है, अब इससे हम लोग का ऑब्जर्वेशन और कंक्लूज़न क्या आता है? तो ब्रीथिंग रेट सारे कंडीशन में सेम नहीं है। हम इंक्रीज़ होती है जब हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, जब हम लोग वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज करते हैं तब हम लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ज़्यादा ब्रीथिंग होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा। और जब हम लोग कंप्लीट रेस्ट में होंगे तो कोई काम नहीं करना होता है तो एनर्जी नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली ब्रीथिंग रेट नॉर्मल हो जाएगी और ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाएगी। ठीक है, और तब हम लोग को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग को स्लीपी या फिर ड्राउजी लगता है। इसलिए जब हम लोग कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तब हम लोग को ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, एनर्जी नहीं रिलीज़ होती, इसलिए हम लोग को स्लीपी फील होता है। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस होता है एयर और ब्लड, यानी एल्वियोली में जो ब्लड होता है लंग्स में, यानी एयर और लंग्स बेसिकली। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन ब्लड से आता है किसके थ्रू? एल्वियोली के थ्रू। और हमारे ब्लड में एक ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है आरसीबी में, और जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो एक टेम्परेरी कंपाउंड, यानी टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू बॉडी सेल्स में जाता है और दूसरे साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड उसी सेल में से ब्लड में आता है, फिर वो एल्वियोली में जाता है और वहाँ से लंग्स से बाहर निकल जाता है। यहाँ एक चार्ट दिया है, फ्रेश एयर पहले लंग्स में आई, वहाँ एल्वियोली के थ्रू गई बॉडी सेल में, बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आया। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल में कहाँ से आया? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। फिर वहाँ से बाहर गया लंग्स में एल्वियोली के थ्रू और फिर वहाँ से बाहर। अब इंटरनल रेस्पिरेशन। जब सेल पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है तो वहाँ पे वो रिलीज़ करता है ऑक्सीजन ब्रेक होके, और फिर ऑक्सीजन ब्लड से एंटर कर जाता है सेल में और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से सेल से हो जाता है ब्लड में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये सेलुलर रेस्पिरेशन। ये ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचाने को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ओह सॉरी, मतलब इसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हो गया? लंग्स से ब्लड, मतलब एनवायरनमेंट से लंग्स, फिर वहाँ से लंग्स से जो ब्लड में आ जाएगा जब ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से सेल तक और सेल से लंग्स तक को हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये हम लोग रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन हम लोग ने पढ़ा है। सेल के अंदर जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होता है उसका, तब कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी कौन सी होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। खैर ये एटीपी अभी तुम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका काम तुम लोगों को 7th में आएगा, बट फिर भी फॉर नॉलेज। कॉमन रेस्पिरेटरी डिसीजेज़। पहला होता है एज़मा। इसको गलती से भी अस्थमा मत बोलना, हिंदी में इसे अस्थमा बोलते हैं, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग एज़मा होती है, बस TH लगा दिया जाता है जो कि साइलेंट है। एज़मा। एज़मा एक लंग डिसीज़ है जिसमें एयरवेज, जो यानी कि विंड पाइप होती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोवाइड करने लगती है। म्यूकस, अब जो इन्फ्लेमेशन है उससे एयरवेज जो हो जाते हैं नैरो हो जाते हैं और स्वेलन हो जाते हैं। नैरो यानी पतली हो जाती है और स्वेलन मतलब कि फूल जाती है, जिससे कफ, वीजिंग और ब्रीथ, वो मोटी हो जाएगी ऑब्वियसली, यानी स्वेलन हो जाएगी, तो वहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन पास नहीं कर पाएगा, जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग कॉमन है। ठीक है, क्योंकि स्वॉलन हो जाएगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। दूसरा सिम्टम होता है वीजिंग साउंड,
यानी कि एक्सहेल करते समय कुछ साउंड प्रोड्यूस होना, विस्लिंग साउंड, ठीक है, सीटी जैसा, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं। चेस्ट में टाइटनेस हो जाती है, पेन होता है, स्लीप हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। कॉजेज़ क्या होता है? एलर्जी के थ्रू हो सकता है, एक्सरसाइज जो इंड्यूस एक्सरसाइज मतलब कम एक्सरसाइज की वजह से, और ये कोई भी एज में हो सकता है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये किससे किससे ट्रिगर होता है, यानी किससे बढ़ता है? कोल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स, पॉलन, डस्ट माइट, इन सब से ये ट्रिगर होता है, बढ़ता है। और इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे? उन सब चीज़ को हम लोग कम करके जो कि अस्थमा को ट्रिगर करता है, यानी कोल्ड एयर से दूर रहना, एयर पॉल्यूटेंट, इन सब से दूर रहने हम लोग इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस दूसरा, ये जो होता है इन्फ्लेमेशन होता है या फिर स्वेलिंग होता है ब्रोंकियल ट्यूब्स का, ठीक है, जो कि कैरी करता है एयर लंग्स तक और लंग्स से एयर लेता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है उस पैसेज में। सिम्टम्स क्या होते हैं? कफिंग अप म्यूकस यानी कफ करना, वीजिंग, ब्रीथनेस नहीं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वही स्वेलन हो जाएगा तो हमेशा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, ठीक है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट। कॉजेज़ क्या होते हैं? वायरल इन्फेक्शन, डस्ट, एयर पोल्यूशन और कोई बैक्टीरियाज, और ये भी स्मोकिंग के भी वजह से हो सकता है ये, ठीक है। निमोनिया जो होता है एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि लंग्स में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देती है और हमारे एल्वियोली को अफेक्ट करती है। ये ओल्ड पीपल, इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन में ज़्यादा से ज़्यादा होने में मिलती है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कफ में ब्लड हो सकता है, रस्टी या फिर ग्रीन, ऐसा कफ प्रोड्यूस होना, फास्ट ब्रीथिंग, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, चिल, फीवर, ये सब, चेस्ट पेन, ब्रीथ करते टाइम पे चेस्ट पेन, कफिंग पे चेस्ट पेन, टायर्डनेस, वीकनेस, ये सब। इसकी डायग्नोसिस यानी इसको कैसे हम लोग पता कर सकते हैं? सिम्टम्स के थ्रू पता लगा सकते हैं, ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, इन सब के थ्रू। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? नॉर्मली एंटीबायोटिक्स या फिर कफ सप्रेंट, ठीक है, कफ को यानी दबाने वाली दवाई, फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन दिए जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, मोस्ट डेंजरस रेस्पिरेटरी डिसीज़, ये एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है। कौन से बैक्टीरिया के थ्रू? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, MTB। सिम्टम्स क्या होते हैं? कफिंग, जिसमें कफ में ब्लड हो सकता है कभी कभी, फैटिग, लो ग्रेड फीवर मतलब होना थोड़ा सा लो ग्रेड, मतलब कम फीवर लेकिन फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट और लॉस ऑफ वेट बहुत कम हो जाएगा। यूजुअली जो होता है ट्यूबरकुलोसिस वो लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन इसके पैथोजेंस यानी पैथोजेंस क्या होते हैं, जो आगे लास्ट चैप्टर है बायो की बुक में हमारी पैथोजेन से रिलेटेड, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया या फिर वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, उसे पैथोजेन कहते हैं। इसके पैथोजेन बोन, ब्रेन, किडनी में अफेक्ट कर सकते हैं। समथिंग मोर, ट्यूबरकुलोसिस सेकेंड बिगेस्ट किलर ग्लोबली है। 2015 में अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मिलियन लोग मर गए थे ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? स्किन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे और स्पर्टम टेस्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? ये इसको हम लोग कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं एंटीबायोटिक से, रेस्ट और हेल्दी डाइट। प्रिवेंशन क्या है? ट्यूबरकुलोसिस सोसाइटी में प्रिवेंट कर सकते हैं BCG वैक्सीन्स के थ्रू, ठीक है, ये BCG इंजेक्शंस के थ्रू, और हम लोग उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ये वैक्सीन हम लोग चिल्ड्रन को दे सकते हैं। BCG का फुल फॉर्म बेसिकली अभी दिया नहीं है, बट हाँ इसको तुम लोग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। BCG का होता है फुल फॉर्म बैसिलस ऑफ कैलेमिटी गायरिन। वैसे तो अभी तुम लोग याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट मोर इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। तो अपना ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने पूरी कोशिश की थी तुम लोग को रिलेट करके याद करवाने की। तुम लोग इसे एक बार रिवाइज़ कर लेना, और पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करने में क्या ही जा रहा है, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। We will meet in the next one, and our next topic is of English grammar, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।